श्रीमती दीप्ति गुप्ता। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26, 32 और 56 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जब से विधायक बनकर इस सदन में, इस पवित्र सदन में आने का मौका मिला है, ये तीसरा बजट मैंने देखा है और वाकई में मैं धन्यवाद देना चाहूँगी भजनलाल जी की सरकार को इस नेतृत्व में। जिस तरीके का बजट पेश हुआ है, जिस तरीके के संकल्प लिए गए हैं कि 350 खरब रुपए की अर्थव्यवस्था हम राजस्थान को बनाएंगे, हम बनाएंगे क्योंकि इस राजस्थान की नहीं पूरी देश की जनता को हमारे मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है, हमारे संकल्प पत्र पे भरोसा है और हमारे दृढ़ निश्चय, हमारी सरकार के कार्यशैली पर भरोसा है। हमारे इस सदन के अंदर बहुत सारी बातें इससे पहले रखी गई। हमारे माननीय किशनपोल से आए हुए विधायक, हिंडोली से और अभी राजाखेड़ा से भी पधारे हुए विधायकों ने अपनी बात रखी और किस तरीके से उन्होंने ये संवेदना जारी करी कि रीको में रोज़गार को लेकर अलग अलग बातें कही गई कि हमें रोज़गार ऐसे करना चाहिए, रीको में इस तरीके से सुधार करना चाहिए। पिछले 5 साल से जब बेरोज़गारी भत्ते की बात हुई थी, जब युवाओं को रोज़गार की बात हुई थी, जब हम लोग चिल्ला कर इस सदन में बोल रहे थे कि आप जो भी कार्य करें युवाओं के लिए करें, उनके रोज़गार के लिए बात करें, और जब यहाँ पर बड़ी एक बात कही गई थी कि एमओयू हमने इतने करोड़ के साइन करे, 1500 करोड़ के शायद एमओयू साइन हुए थे और उस समय से आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं आया, सॉलिड वेस्टेज नहीं हुआ। तो ये बार अब सजेशंस दे रहे हैं हमें, हम तो काम करके दिखाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का ही संकल्प पत्र है, जिसको बार घोषणा पत्र बोल रहे हैं। घोषणा तो हम करते नहीं, हम संकल्प लेते हैं और इस संकल्प पत्र के 45% कार्य ऑलरेडी हो चुके हैं। ये है भजनलाल जी की सरकार और ये है उनका दृढ़ निश्चय। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मांग संख्या पे चर्चा थी, घोषणा पत्र की चर्चा नहीं थी, लेकिन बार हमारे संकल्प पत्र की बात इस सदन में की जाती है, इसलिए मेरा भी कर्तव्य था कि मैं इस बात को ज़रूर कहूँ। जिस तरीके का बजट हर वर्ग को लेकर पेश किया गया है, वाकई में ऐसा कोई भी जॉनर नहीं है जो हमने छोड़ा है। लेकिन क्योंकि हम उद्योग की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हम युवाओं के रोज़गार की बात कर रहे हैं, ये एक गंभीर समस्या है। मैं ये कुछ सजेशंस अपनी तरफ से रखना चाहूँगी। रोज़गार और ITI कॉलेजेस, पॉलीटेक्निक कॉलेजेस, इन सब का एक अलग ही साथ में ये कह सकते हैं कि एक माला है जिसमें ये सब पिरोए हुए हैं। उद्योग की बात करते हैं तो जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ माननीय सभापति महोदय, राजसमंद मार्बल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा, हमारे यहाँ पर मार्बल को लेकर समस्याएं भी होती है और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मंत्री महोदय को कि उन्होंने हमारे यहाँ पर मार्बल मंडी बनाने की सौगात दी, उसके लिए आपका बहुत आभार और तहे दिल से राजसमंद के मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद। लेकिन मार्बल मंडी के साथ साथ यहाँ पर मार्बल के प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा पर एक्सपोर्ट होते हैं। मार्बल की मूर्तियों से लेकर मार्बल के डाइनिंग टेबल से लेकर मार्बल के अलग अलग आर्टिफैक्ट्स। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूँगी कि ऐसे एक्सपोर्ट मेले लगाए जाएं राजसमंद के अंदर, जिससे यहाँ के सारे स्टोन इंडस्ट्री वालों को ये मौका मिले, ये एक प्लेटफॉर्म मिले जिसके ऊपर वे अपने प्रोडक्ट्स को रख सकें और पूरे देश नहीं विदेश के अंदर भी अलग अलग जगह एक्सपोर्ट और इनका बढ़ सके। मार्बल अभी जिस तरीके की मंदी में है और कोरोना के बाद से ही अभी तक भी मार्बल इंडस्ट्री उस मंदी से उभर नहीं पाई है। इंटरेस्ट रेट्स भी, लोन के इंटरेस्ट रेट्स देने में भी बहुत समस्या और तकलीफ आती है। तो उनको प्रमोट करने के लिए अगर ऐसे कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे तो ये हमारे यहाँ के लिए मार्बल मंडी के साथ साथ एक बहुत बड़ी सौगात हमें आपके द्वारा मिलेगी। माननीय मंत्री महोदय, आपको सभापति महोदय के माध्यम से एक बात और रखना चाहूँगी। अलग अलग विधायकों ने भी इस बात का कंसर्न रखा है कि रोज़गार लोकल लेवल पर होना चाहिए। आप लोगों ने जो ये पॉलिसी लेकर आए हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसकी भी मैं सराहना करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो उद्योग आप उसके आसपास डेवलप करेंगे, उसमें जो रोज़गार है वहाँ पर भी लोकल लोगों को प्राथमिकता दी जाए। ये हम सब की, हर विधायक की एक बहुत बड़ी समस्या है। पलायन राजसमंद में ही नहीं, हर जगह, हर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले विधायक ये बात ज़रूर कहेंगे कि पलायन की समस्या हम लोग देखते हैं, झेलते हैं, और जब माँ बाप हमारे सामने आते हैं
हैं सभापति महोदय रोकते हुए कि प्लीज़ हमारे बच्चे को यहीं कहीं नौकरी दिला दो, ये हमारा इकलौता बच्चा है, हमारे पास उनको बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होते। इसलिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हो चाहे कोई भी बड़ी यूनिट हो, वहाँ पर आप ये मेक श्योर करिए कि जो रोज़गार है करीबन 70 से 75% रोज़गार वहाँ के लोकल लोगों को मिले, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स बने, उनके लिए अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स बने, जिससे कि ये नहीं कह सके। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगी कि यही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है जहाँ पे इंडिया ही नहीं बाहर से अफ्रीका के बहुत लोग यहाँ पर काम करते हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग के अंदर काम करते हैं, और हमारे लोगों को ये कहकर नकार दिया जाता है कि नहीं इनके पास ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है। तो ट्रेनिंग कराइए। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी आज भारतीय कहीं पे भी जाए वो अपना नासा तक अगर हम पहुँच सकते हैं तो ऐसी कोई कमी नहीं किसी भारतीय में कि वो यहाँ पर काम नहीं कर सके, लेकिन ट्रेनिंग की जो कमी है उस ट्रेनिंग की कमी को हम पूरी करते हुए मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि ऐसे उद्योगों को पाबंद करें कि वो ट्रेनिंग भी पहुंचाएं, और ट्रेनिंग देने के बाद 75% to 80% रोजगार वहां के लोकल लोगों को, वहां के आसपास के क्षेत्र के लोगों को, वहां के इफेक्टेड लोगों को दी जाए। ये मेरी आपसे एक मांग रहेगी। माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा रीको में, कुरज में रीको क्षेत्र बनाया गया। सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी। ये समस्या रीको के द्वारा हमारे यहाँ पर भी है कि लैंड बने हुए, अलॉटमेंट हुए हुए कुरज में एक लंबा समय हो गया, लेकिन आज तक भी एक इंडस्ट्री वहाँ पर नहीं आई। कहीं ना कहीं हमें अपनी पॉलिसी में वापस से देखकर उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है कि क्यों नहीं ये इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ पर आ रही है। राजसमंद बहुत अच्छे से हाईवे से कनेक्टेड है, बड़ी सिटीज़ से कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं पानी, ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट सिस्टम, इन सिस्टम्स को अगर हम इन प्लेस लाएंगे तो हम इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत अच्छी तरीके से लेकर आ सकेंगे। माननीय सभापति महोदय, मोरबी गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ा टाइल का हब बन चुका है, लेकिन राजसमंद में ऐसी कोई कमी नहीं। गैस पाइपलाइन का काम चालू हो गया है। मैं चाहूँगी कि उस गैस पाइपलाइन के काम को जल्द से जल्द पूरा करा जाए और राजसमंद तक वो गैस पाइपलाइन चालू की जाए, ताकि टाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट यहाँ पर हो सके। रॉ मटेरियल राजसमंद के आसपास के बहुत जगहों से जाता है, राजसमंद से भी जाता है। अगर यहीं पर टाइल इंडस्ट्री बन जाए तो ये पूरे राजस्थान में एक अलग तरीके की नई पहचान बना सकेगा राजसमंद, और राजस्थान में भी उसी तरीके का एक्सपोर्ट और हो सकेगा। माननीय सभापति महोदय, आपसे मैं रोज़गार के उत्थान के लिए जो ट्रेनिंग्स हो रही है, जिस तरीके का प्रोग्राम्स की जो साइज़ ली जा रही है, युवाओं को जिस तरीके की ITI और पॉलीटेक्निक कॉलेजेस इतने एजुकेशन देने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए बने गए, लेकिन आज भी अगर हमारे यहाँ पर मैं स्टोन इंडस्ट्री या गैंगसो एसोसिएशन से बात करूँ तो उन लोगों को स्किल्ड लेबर नहीं मिल पाती है। वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो स्किल्ड लेबर की कमी है। तो कहीं ना कहीं ये जो गैप है, यानी उन कॉलेजेस में वो प्राथमिकता से स्किल डेवलपमेंट की कोर्सेज किए जाएं, जिनसे रोज़गार यहाँ के लोकल लोगों को मिल सके। ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर हम इन युवाओं को रोज़गार के लिए प्रमुखता से उनके आसपास की चीज़ों को लेकर, उनके आसपास के एरियाज़ को लेकर अगर हम उनको ट्रेनिंग दें तो उससे इनका भी गैप कम होगा और कहीं ना कहीं रोज़गार की जो थोड़ी समस्या है उससे भी हम निदान पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 स्पॉट पॉलिसी लेकर आए हैं उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। राजसमंद जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं आती हूँ वहाँ पर एथलेटिक्स, भली खेल रनिंग की बात की जाए, भली कुश्ती की बात की जाए, बहुत सारे खिलाड़ी नेशनल और स्टेट लेवल पर भागीदारी रखते हैं और खिताब भी जीत कर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ट्रेनिंग के लिए कहीं ना कहीं कमी है। 4000 की जो आपने भत्ते की बात इस बजट में रखी है उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी भली CSR फंड के माध्यम से, भले ही आसपास के भामाशाहों के माध्यम से इन बच्चों को स्पेशल चीज़ों की जो बहुत महंगे आते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, शूज़, रनिंग शूज़ 12-13 हज़ार 15 हज़ार के नीचे नहीं आते। इनके प्रोटीन सप्लीमेंट्स की हमारे पास बातें आती है कि मैम ये सप्लीमेंट्स खरीदने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं होते, बिकॉज दे ऑल आर वेरी एक्सपेंसिव। आप खुद इस बात को जानते हैं कि खेल में ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए एक अलग से, माननीय सभापति महोदय मुझे 2 मिनट और लगेंगे, अभी महिला बाल विकास पर भी मुझे बोलना है।
तो उसमें भी आप ज़रूर से दिखवाइए कि उसको हम किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं और इन लोगों को हम इन सप्लीमेंट्स की और इन बेसिक नेसेसिटीज़ को हम प्रोवाइड करा सकते हैं। मैं राजसमंद में भी आपको मैं ये मांग रखना चाहूँगी कि ब्लॉक स्तर पर आप इस तरीके के एथलेटिक्स को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए सेंटर्स बनाएं ताकि यहाँ पर और बच्चों को मोटिवेशन मिल सके। माननीय सभापति महोदय, भजनलाल जी की सरकार जब से बनी है, सबसे पहले तो मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए जिस तरीके से तृतीय श्रेणी में 50% आरक्षण दिया गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और यही नहीं, 15 लाख लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प लिया है, जब हम औरतों के बीच में, ग्रामीण क्षेत्र की औरतों के बीच में, और कुछ समुदाय ऐसे हैं जहाँ पे महिलाएं आज भी घर से बाहर नहीं निकल पाती, उन महिलाओं के लिए ये समूह इतने लाभकारी हैं और वो खुद कहती हैं कि आप हमें इन समूहों के द्वारा हम घर बैठे किस तरीके से रोजगार कर सकते हैं, किस तरीके से स्वावलंबी हो सकते हैं, उसके लिए जो आपने ये स्कीम्स बनाई हैं उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन फिर भी आज भी कुछ समस्याएं हैं। कामकाजी महिलाओं की, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स आज भी बहुत से शहरों में नहीं। मेरे राजसमंद में ही मैं चाहूँगी कि एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल मिले ताकि यहाँ पर जो महिलाएं गाँव से आती हैं शहर में काम करने के लिए, उनको एक सुविधा मिले, उनको एक कम दरों में, कम रेट में वहाँ पर रुकने का एक अच्छी जगह मिले। उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगी। आंगनबाड़ी की समस्या हर सदस्य की है यहाँ पर। मैं 2 मिनट और लूँगी। आंगन और बाकी के मैं अपने सब टेबल करना चाहूँगी। आंगनबाड़ी की समस्या, आंगनबाड़ी के अंदर जिस तरीके के जो इश्यूज़ हो रखे हैं, जिस तरीके से जो वहाँ के केंद्रों के हालात हैं, उसके अंदर कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए कि भली 50% स्टेट दे और 50% हम MLA लैड से दे सके, लेकिन उन आंगनबाड़ी केंद्रों को सही करना बहुत ज़रूरी है। और यही नहीं, उनके नवीनीकरण के साथ साथ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आशा सहयोगिनी है, उनके रिटायरमेंट की प्लान की बात हमारे सामने बैठे सदस्यों ने भी करी। मैं भी कहूँगी कि इन आशा सहयोगिनी, ये लोग अपना पूरा जीवन हमारे लिए आंगनवाड़ी में लेते हैं, लेकिन इनके रिटायरमेंट के लिए हमने अभी तक नहीं सोचा। उसमें भी हमें बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। आंगनवाड़ी केंद्र DMFT फंड के द्वारा भी, हर जिले में DMFT फंड है, उस DMFT फंड के द्वारा भी अगर ये तय कर दिया जाए सरकार द्वारा कि 25 आंगनबाड़ी हम हर साल सही करेंगे, तो ये आंगनबाड़ी की समस्याएं दूर हो जाएगी। एक लास्ट पॉइंट कहते हुए मैं अपने सारे विषय टेबल करना चाहूँगी, अपने मांगों को। आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर जो शहरों में जो प्रमुख जगहों पर आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ पर डे केयर सेंटर्स भी बनाया जा सकते हैं। उन डे केयर सेंटर्स से ये होगा कि जो कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों को रखना चाहती हैं, वो उधर रख सकती हैं, और उन बच्चों का भी अच्छी तरीके से पोषाहार की उनकी व्यवस्था हो सकेगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं अपनी मांग टेबल करना चाहूँगी।